my future doctors, the site of BioValley ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel Med3x। तो बच्चों आज हम अपनी NCERT लाइनर सीरीज का 12th क्लास का लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे कि हमने 12th क्लास की NCERT को लास्ट से स्टार्ट किया था, यानी हमने इकोलॉजी सबसे पहले कवर की थी, फिर बायोटेक, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते नाउ वी हैव रीच्ड एट द लास्ट चैप्टर ऑफ 12th क्लास विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज की क्लास में हम इसकी सारी NCERT अच्छे से कवर अप करेंगे और कल की क्लास में हम इसके सारे नीट PYQs को कवर करेंगे। तो फटाफट से NCERT हाथ में लेके बैठ जाओ और पेन लेके बैठ जाओ कि जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो तुम्हें मैं अंडरलाइन करा दूंगी। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। जब हम इस चैप्टर की रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ गिवन है जहाँ पे फ्लावर्स के बारे में बताया हुआ है। हमें पता है कि प्लांट की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उसमें से फ्लावर इज द पार्ट विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इतना फैसिनेटिंग जो वर्ड लगता है, गार्डन में आप जाते हो तरह तरह के फ्लावर दिखते हैं, कोई ब्राइटली कलर्ड होता है, कोई डल कलर्ड होता है, इतनी जो डाइवर्सिटी है फ्लावर में, ऑब्वियसली वी नो दैट इट हैज अ पर्पस। ओके, सो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमें पता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ये फ्रूट एंड सीड्स। सो फ्रूट एंड सीड्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। यहाँ से अगर मैं देखो फ्लावर के पार्ट्स की बात करूँ तो हमें पता है एक फ्लावर में ओवरी होती है, ओवरी को हम गाइनोशियम भी बोलते हैं, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ फीमेल पार्ट विच इज कॉल्ड एज गाइनोशियम, पिस्टल या फिर कार्पेल। तो ओवरी देन स्टाइल देन स्टिग्मा आर द पार्ट ऑफ फीमेल, है ना। उसके बाद जो हमारा ये है एंथर एंड फिलामेंट, दीज आर द पार्ट ऑफ मेल यानी कि स्टेमन और एंड्रोशियम। देन वी हैव सेपल्स जिसको हम कैलिक्स भी बोलते हैं, एंड देन वी हैव पेटल्स जिसको हम कोरोला भी बोलते हैं। अब इसमें से जो पेटल्स एंड सेपल्स हैं दीज आर द एसेसरी वॉल्स, क्योंकि इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है। लेकिन जो हमारे ये स्टेमन एंड पिस्टल है दीज आर द रिप्रोडक्टिव वर्ड, क्योंकि दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सो नाउ अब देखो यहाँ से लाइन्स इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाती है, ध्यान से पढ़ना। Much before the actual flower is seen on plant, the decision that the plant is going to flower has taken place। बहुत पहले से पता चल जाता है कि भाई जैसे अभी तो मैं दिख नहीं रहा फ्लावर है प्लांट में, लेकिन वो फ्लावर बनना है, इस चीज़ का डिसीजन बहुत पहले से ही हो जाता है। सेवरल हार्मोनल, अब यहाँ पे इन चेंजेस का नाम याद रखो, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्राइमोडियम। व्हाट इज फ्लोरल प्राइमोडियम? इट इज द प्रिमिटिव स्ट्रक्चर जिसके मैचुरेशन से, डिफरेंशिएशन से एक फ्लावर क्रिएट होगा। तो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं और बहुत सारे हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं उस फ्लोरल प्राइमोडियम में। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड, इनफ्लोरेसेंस बनती है विच बियर फ्लोरल बड्स एंड देन फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस जहाँ पे जो फ्लावर का पूरा ग्रुप होता है वहाँ स्टार्टिंग में फ्लोरल बड्स आती है, वो बड्स फिर और ज़्यादा मैच्योर होती है, डेवलप होती है एंड दे ब्लूम इनटू द फ्लावर। ठीक है, फिर ये मेल और फीमेल पार्ट का हमने बता रखा है, जो मैंने अभी आपको पीछे डायग्राम में बताया था वही चीज़ है। यहाँ पे ये वाली लाइन्स इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस होते हैं, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल। अगर मैं बात करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो एक सेकेंड इसे थोड़ा मैं जूम इन करूँ। देखो अब यहाँ पे अच्छे से पढ़ना जो मैं बोल रही हूँ। स्टेमन हैव टू पार्ट्स, द लॉन्ग एंड सिलेंडर पार्ट स्टॉक कॉल्ड एज द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द एंथर। तो एक ही लंबी फिलामेंट होगी और ये जो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है इसको हमने नाम दिया एंथर। अब यहाँ पे ये वर्ड बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं, द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू थैलेमस और पेटल ऑफ द फ्लावर, यानी कि ये वाला जो एंड है ये है हमारा प्रोक्सिमल एंड। तो प्रोक्सिमल एंड दो चीज़ों से अटैच हो सकता है, या तो थैलेमस से जो नॉर्मली फ्लावर्स में होता ही है, या फिर इट कैन गेट अटैच टू पेटल्स। अब तुमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 11th में पढ़ा है, जब भी हमारा स्टेमन पेटल से कनेक्टेड होता है तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं बच्चों, इट इज कॉल्ड एज एपीपेटलस कंडीशन। एंड एपीपेटलस कंडीशन का एग्जाम्पल होता है जैसे ब्रिंजल।
मेंबर ऑफ सोलेनेसी फैमिली, ठीक है, इस तरीके से। आगे देखते हैं। इसके बाद प्रॉक्सिमल पार्ट की बात तो ये हो गई। फिर द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमन आर वेरिएबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। नंबर भी वेरिएबल होता है और उनकी लेंथ भी वेरिएबल होती है। जैसे अगर तुम्हें याद हो मॉर्फोलॉजी फाइल इस चैप्टर से कनेक्ट करूं तो ब्रेसिकेसी फैमिली हैव टेट्राडाइनमस कंडीशन, जहां पे आउटर 2 स्टेमन छोटे होते हैं, अंदर के जो 4 स्टेमन होते हैं वो बड़े होते हैं। तो ये सब में अलग अलग होता है, ठीक है। मालवेसी फैमिली में इनफाइनाइट स्टेमन्स होते हैं, वहीं तुम्हारे और में छोटे छोटे होते हैं, कम होते हैं। तो ये सब वेरिएबल होता है। और वहीं अगर मैं इसके बात करूं डिस्टल पार्ट की, अब ये प्रॉक्सिमल हो गया तो ये डिस्टल हो गया। सो डिस्टल पार्ट ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू योर एंथर, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट, इफ यू वर टू कलेक्ट स्टेमन ईच फ्रॉम 10 फ्लावर and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation seen in the nature, ठीक है, हम ये देखेंगे। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope. Dissecting microscope अगर आपको स्टेमन को देखना है, ठीक है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों, एक एक वर्ड से आपका क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड इल्यूसिडेट द रेंज, अगर बोल ले कि आपको वो देखना है, स्टेमन का स्ट्रक्चर देखना है, स्टेमन में पोलन्स देखने हैं कि दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, तो आप कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करोगे? यू विल बी यूजिंग योर डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। अगर उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखना है तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तरफ जाओगे। सो अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड with each lobe having 2 theca, that is dithecus. Often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca. Let us understand the various types of tissues and their orientation, जो हम अगले पेज पे पढ़ेंगे। एक और important चीज है, the bilobe nature of anther is very distinct in transverse section of anther. Transverse section जब मैं इसको ऐसे बीच में से काट दूँ, the anther is 4-sided tetragonal consisting of 4 microsporangium located at each corners, 2 in each lobe. अब देखो जैसे तुम्हें इस डायग्राम से दिख रहा होगा, ये एक लोब, ये दूसरी लोब है ना, सॉरी ये एक लोब कंप्लीट, एक सेकेंड, ये कंप्लीट एक लोब पीछे तक, ये कंप्लीट दूसरी लोब, लेकिन दोनों लोब्स में बीच में से थीका है जो उसको 2 कंपार्टमेंट्स में बांटता है। तो तुम्हें यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा कि 4 कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो 4 स्ट्रक्चर्स है ये स्पोरेंजियम है, क्योंकि अंदर स्पोर्स बन रहे हैं, तो इन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन, क्योंकि 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप्स फर्दर एंड बिकम्स पॉलन सेक्स। आगे जब डेवलपमेंट होगा तो इन्हें पॉलन सेक्स बोलेंगे। देखो माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे जब माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, जब माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनको हम क्या बोल देंगे, पॉलन सेक्स। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा डायग्राम, ये वाला डायग्राम। तो भाई यहाँ से विजिबल हो रहा होगा कि क्या क्या इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंथर के बच्चों देखो लेयर पूछी जाती है, तो लेयर ऑफ एंथर का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, एपिडर्मिस फॉलोड बाय एंडोथीशियम फॉलोड बाय मिडिल लेयर्स फॉलोड बाय और टैपिटम। इसमें से बाइन्यूक्लियेटेड कंडीशन जो होती है वो टैपिटम की होती है। रीजन क्या है उसका, एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस इज अ कंडीशन व्हेन योर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर, ठीक है। 4 लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टैपिटम। आउटर 3 लेयर्स यानी कि टैपिटम को छोड़ के बाकी की सारी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पॉलन। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है, बाहर की लेयर से तो, और ये एंथर के डेहिसेंस मतलब उसके रप्चरिंग में हेल्प करते हैं ताकि पॉलन ग्रेन्स लिबरेट हो सके। द इनरमोस्ट वॉल लेयर इज टैपिटम, it nourishes developing pollen grains. Cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than 1 nucleus. Can you think ऐसा क्यों हुआ है, बाइन्यूक्लियेट कंडीशन क्यों है, बिकॉज ऑफ एंडोमाइटोसिस। यहाँ पे मैं रीजन भी लिख देती हूँ, द रीजन इज एंडोमाइटोसिस, ठीक है। When the anther is young, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissues occupies the center of each microsporangium. देखो जैसे तुम्हारे ये 4 माइक्रोस्पोरेंजियम थे, 1 2 ऐसे नीचे होंगे, तो अब क्या होता है, इनमें भी जो इसका सेंटर मोस्ट पोर्शन है वहां पर स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं। ये बोलना चाह रही है एनसीईआरटी, द सेंटर इज ऑक्यूपाइड बाय स्पोरोजेनस
जिनस टिश्यू, इनके नाम में ही छुपा हुआ है स्पोरोजिनस, यानी कि स्पोर्स जनरेटिंग। तो ये मियोसिस करके क्या बनाते हैं, हमारे माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है, स्पोरोजिनस टिश्यू। As the anther develops, the cells of sporogenous tissues undergo meiotic divisions to form microspore tetrad. अब ये इनकी प्लॉइडी क्या है, 2n। जब ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 दोनों परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। लेकिन दिक्कत क्या होती है, वो चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं ना बच्चों, दे रिमेन सराउंडेड अटैच टुगेदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जेली होती है जिसको हम बोलते हैं कैलोज। दिस इज कैलोज। कैलोज इज लाइक अ फेविकॉल। तो ऐसे समझ लो आपने फेविकॉल में 4 मोती डाल दिया और वो मोती सेपरेट नहीं हो सके क्योंकि उनके बीच में फेविकॉल लगाया हुआ है। अब जैसे आप फेविकॉल रिलीज कर दोगे, चारों मोती अलग हो जाएंगे, तो ये चारों जो माइक्रोस्पोर्स है वो अलग हो जाएंगे। तो अभी तो हम इनको नाम क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। बाद में हम इनको नाम क्या दे देंगे, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये कहानी चल रही है। तो यहाँ पे तुमने वो स्ट्रक्चर देखा, ये इसकी वॉल्स है, ये बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू है। ये 4 लेयर्स को अगर हम ऐसे दिखाएं तो स्पोरोजिनस टिश्यू, देन टेपिटम, देन उसके बाद तुम्हारी मिडिल लेयर एंडोथेशियम, एपिडर्मिस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेयर का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंस। और इस वाली लेयर का काम क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, नाउ as each cells of a sporogenous tissue is capable of giving rise to microspore tetrads, each one is a potential pollen or microspore mother cell। यानी कि ये बोल रहा है कि जो स्पोरोजेनस टिश्यू होता है ना, यहाँ पे टिश्यू है तो बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना, और हर सेल मियोसिस करके पॉलन ग्रेन बना सकती है। तो इसीलिए यहाँ के हर सेल को आप बोल दो स्पोर। मेल्स में यहाँ पे माइक्रो वर्ड यूज होता है, ठीक है, फीमेल्स में मेगा, तो इसको आप बोल सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, पॉलन मदर सेल, या फिर हर मदर सेल के लिए आप एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हो, मियोसाइट। मियोसाइट्स, ये 3 नाम हैं जो आप यूज कर सकते हो फॉर एवरी सेल ऑफ योर क्या, स्पोरोजेनस टिश्यू। एन इन सेल्स की प्लॉइडी क्या हो जाएगी बच्चों, 2n। ठीक है, तो सारे सेल्स, ऑल सेल्स, ये सारे सेल्स के लिए बात की गई है, ऑल सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू। क्लियर है बात। देखो अब आगे क्या बोल रहा है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम अ पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब मैं ये जो वर्ड लिख रही हूँ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये इतना बड़ा वर्ड, 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, माइक्रोस्पोर जेनेसिस, है ना। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर्स का। तो माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन फ्रॉम पॉलन मदर सेल्स बाय मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है बहुत। और कहाँ हो रहा है ये, स्पोरेंजियम ऑफ एंथर में हो रहा है। ठीक है, the microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells, the microspore tetrad। अब इनकी शेप कैसे भी हो सकती है, लीनियर हो सकती है, टेट्राहेड्रल हो सकती है, कैसे भी। as the anther matures, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देखना, as the anther matures and dehydrates, जैसे ही एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, the microspores desiccates from each other and develops into pollen grains। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या लॉजिक है, माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स में कब कन्वर्ट होते हैं, जब हमारा एंथर मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, उस टाइम पे माइक्रोस्पोर्स का कन्वर्शन हो जाता है पॉलन ग्रेन्स में। दिस इज द रीजन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये लाइन भी आपकी क्या है, इंपोर्टेड लाइन है। Inside each microsporangium, several thousands of microspores or pollen grains are formed that are released when the dehiscence of anther takes place। अब pollen grain की बात करते हैं। pollen grain represents male gametophyte। अब आपने प्लांट किंगडम पढ़ा होगा 1 शॉट में, मैंने जब बताया था तो मैंने सारे ही प्लांट्स के गैमेटोफाइट्स के नाम बताए थे। गैमेटोफाइट्स क्या होते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा,
और ये स्ट्रक्चर खुद भी हैप्लॉइड होता है, ठीक है। तो अब भाई पोलन ग्रेन बच्चों को लगता है गैमीट है, बट पोलन ग्रेन इज नॉट गैमीट, पोलन ग्रेन के अंदर गैमीट बनता है। तो पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट और इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एन, ठीक है, यानी कि माइटोसिस से गैमीट बनाता है। तो पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट, इस चीज का याद रखो। इफ यू टच open anther of hibiscus or any flower, you will find deposition of yellowish powdery pollen grains on the fingers. आप किसी के भी एंथर को ऐसे टच करोगे तो आपके हाथों पे येलो पाउडर आ जाएगा। वो पाउडर क्या होता है, वो पाउडर pollen grains होते हैं, ठीक है। Now, sprinkle these grains on a drop of water taken on the glass slide and observe under microscope. You will really be amazed at the variety of architecture. तो वही आप पानी के ड्रॉप में डालोगे, थोड़ा और जूम इन व्यू मिलेगा तो आप अच्छे से देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, कहाँ घूम रहे हो आप, ये स्ट्रक्चर देखो, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है 4 माइक्रोस्पोर्स है एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या है, टेट्राहीड्रल माइक्रोस्पोर, ठीक है, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब यहाँ पे देखो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ, यानी कि ये जो पिक्चर्स हैं माइक्रोस्पोर के या पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, उसके लिए कौन सा माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो सरफेस को स्कैन करता है। तो आपके जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स दिख रही हैं सरफेस पे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, दीज आर बिकॉज ऑफ एक्साइन। एक्साइन के डिपोजिशन से, एक्साइन जो लेयर है उसमें इतनी स्कल्पचरिंग होती है जिस वजह से ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, और ये स्ट्रक्चर देखने के लिए वी हैव टू यूज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती थी। अब आगे देखते हैं। pollen grains are generally spherical, measuring about, ये इनका डायमीटर दिया हुआ है। It has a prominent 2-layered wall. The hard outer is called as exine, जो दुनिया के सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट मटेरियल से बनी हुई है, which is your sporopollenin. कितना भी टेम्परेचर डाल लो, pH डाल लो, हथौड़ा मार लो, कुछ भी मार लो, you cannot break it down. Okay? It can withstand high temperature and strong acids and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. कोई दुनिया की शक्ति नहीं है जो sporopollenin को गायब कर सकती है except Thanos, ठीक है। Pollen grains exine has proximal prominent apertures called germ pores where sporopollenin is absent. देखो भगवान कितने अच्छे हैं, तो उन्हें पता है कि स्पोरोपोलिनिन को तो तोड़ा जा ही नहीं सकता, तो उन्होंने पहले से ही स्पोरोपोलिनिन में होल्स क्रिएट करके भेजे हैं। उन होल्स को हम बोलते हैं जर्म पोर्स, एंड जर्म पोर्स इज द प्लेस जहां से पोलन ट्यूब बाहर जा सकता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। अब जब वो खत्म ही नहीं हो सकता तो आप इसको सालों साल एज अ फॉसिल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉसिल्स की तरह भी देखने को मिलते हैं। Exine exhibits a fascinating array of patterns and design, बहुत अट्रैक्टिव होता है, इसको छोड़ो। Inner wall of pollen grain is called intine, अंदर वाली लेयर को इंटाइन बोलते हैं। ये थिन होती है, कंटिन्यूअस होती है, यानी कि इसमें जर्म पोर्स नहीं होते, एंड बनी होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की। अब इसमें सेल्यूलोज और पैक्टिन होता है, ये कंटिन्यूअस होती है, इसमें जर्म पोर्स नहीं होते। रीजन क्या है, क्योंकि प्लांट के पास इन दोनों सब्सटेंसेस को तोड़ने की एंजाइम है, तो इंटाइन को एट द एंड मोमेंट आप तोड़ के जा सकते हो, बट स्पोरोपोलिनिन को नहीं तोड़ सकते, दैट्स व्हाई इट हैज जर्म पोर्स। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होनी ही है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपको काउंट नहीं करना लेयर्स में, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2 लेयर्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर स्टेज में ध्यान देना 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। मैच्योर स्टेज में 2 सेल्स होते हैं, आपको लगेगा जनरेटिव सेल डिवाइड करके वो बना देता है गैमीट्स, बट अपना दिमाग नहीं दौड़ाना है। एनसीईआरटी में जो लिखा है आप एनसीईआरटी से ही वो करोगे, क्या कहते हैं उसको, क्लेम करोगे अगर कुछ हुआ तो एनसीईआरटी बोल रही है जब पोलन ग्रेन मैच्योर होगा तो 2 सेल्स होंगे, वेजिटेटिव सेल्स एंड योर जनरेटिव सेल, ठीक है। Vegetative cell is bigger, has abundant of food reserve and large irregularly shaped nucleus, क्योंकि यही आगे जाके pollen tube बनाएगा, ये भर भर के nourishment देता है हमारे gametes को। Generative cell is small and floats in the cytoplasm of vegetative cell. It is spindle shaped with dense cytoplasm and nucleus, ठीक है। ये काम की बात नहीं है, काम की बात है ये लाइन। In over 60% angiosperms, pollen grain is shed at 2 celled stage का मतलब वेजिटेटिव
एंड जनरेटिव, और बाकी की जो बच जाती है 40% स्पीशीज, उसमें आता है 3 सेल्ड स्टेज। 3 सेल्ड स्टेज का मतलब होता है बच्चों योर जनरेटिव सेल हैव अंडरगॉन डिविजन टू फॉर्म गैमेट्स। 2 सेल्ड स्टेजेस में जो जनरेटिव सेल का डिवीजन है वो होगा स्टिग्मा पे लैंड करने के बाद, और 3 सेल्ड स्टेज में जो डिवीजन है वो तो हो गया, ठीक है, पहले ही हो गया, लिबरेशन से पहले। फिर यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन का व्यू दिया हुआ है, देखो एक न्यूक्लियस था, उसके पास उसमें वैक्यूल्स थे क्योंकि स्टोर करना है चीज़ों को। अब यहाँ पे क्या हुआ, एसिमेट्रिकल स्पिंडल। एसिमेट्रिकल स्पिंडल का मतलब एसिमेट्रिकल साइटोकाइनेसिस होगी, जिस वजह से वेजिटेटिव सेल के पास तो भर भर के साइटोप्लाज्म बचेगा और जनरेटिव सेल के पास छुटकू सा साइटोप्लाज्म बचेगा। तो एक जो बड़ा सेल बन गया दैट इज वेजिटेटिव सेल, एंड जो छोटा सेल बच गया दैट इज योर जनरेटिव सेल, ठीक है। Pollen grains of many species cause allergy, bronchial afflictions in some people, often leading to chronic respiratory disorders like asthma, bronchitis, etc. तो मैं बताइए ये चीज़, जैसे पार्थिनियम ग्रास जो आई थी हमारे इंडिया में, तो उसने हे फीवर भी कॉज किया था। तो पॉलन इज बेसिकली एन एलर्जन जो आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ, एलर्जी अफेक्ट्स फिजिकल बैरियर्स। याद ही लाइन हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ी थी, एलर्जी अफेक्ट फिजिकल बैरियर्स, यानी कि एलर्जी से आपकी 2 चीजें इफेक्ट होती है, स्किन एंड म्यूकस एपिथेलियम। इस वजह से रनी नोज, वाटरी आइज, ये सारे इसके सिम्टम्स है, रेस्ट्स हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन होती है, तो म्यूकस एपिथेलियम की इन्फ्लामेशन हो जाती है। ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकाई वाली, और तुम्हारा ब्रोंकियोलाइटिस होगा तो ब्रोंक्यूल वाली, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हमारा ह्यूमन हेल्थ, मतलब तुम्हें सारे चैप्टर्स को कोरिलेट करके पढ़ना ही पड़ेगा, सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। तो आपको अच्छा स्कोर करना है, कंसेप्चुअल एनहांसमेंट करना है, सो यू हैव टू कीप योर माइंड मतलब रेडिएटिंग डायरेक्शन में, हर तरफ अच्छा ये वहां से कनेक्ट हो रहा है, अच्छा ये वहां से कनेक्ट हो रहा है, तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लाइन। Pollen grains are rich in nutrients. It has become a fashion in recent years to use pollen tablets and as food supplements use किया जाता है। Western countries में large number of pollen products is in the form of tablets and syrups are used, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने बना हुआ है, pollen grain को हम खाते भी हैं for the purpose of nourishment। अब यहाँ पे कुछ important conclusions हैं जो आपको याद रखने हैं, देखो। When once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose the viability. Viability मतलब कि अब ये स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद जर्मिनेट करेंगे नहीं करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे नहीं करेंगे, उसकी वायबिलिटी होती है। ऐसा थोड़ा ना 1000 साल पहले निकला हुआ पॉलन ग्रेन आज फर्टिलाइज कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना, तो उसको वायबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर ही वो अपना वायबिलिटी लूज कर देते हैं, किसके 30 मिनट बाद, रिलीज के बाद। लेकिन कुछ फैमिलीज हैं जैसे रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलनेसी, है ना, ये क्या होती है ना, मंथ्स तक चलती है, फॉर मंथ्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये लिक्विड नाइट्रोजन पर प्रिजर्वेशन, इस चीज को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। तो आप पॉलन ग्रेन्स को -196 डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन पर स्टोर कर सकते हो। अगर आपको बाद में कभी जैसे उनको पॉलन बैंक्स में स्टोर करना है, या बाद में आपको कभी ब्रीडिंग करानी है, क्रॉस ब्रीडिंग करानी है, तो आप वहाँ पर उनका यूज उठा सकते हो, ठीक है। ये वाली लाइन थी यहाँ पे। नाउ अगर हम बात करें आप फीमेल पार्ट की, विच इज कॉल्ड एज पिस्टल, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, पिस्टल, मेगास्पोरेंशियम एंड एम्ब्रियोसेक। अब यहाँ पे इसके टर्म में ही एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि मेगास्पोरेंशियम को हम बोलते हैं ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंशियम। गाइनोशियम रिप्रेजेंट्स द फीमेल पार्ट। अगर इसमें सिंगल पिस्टल होगा तो मोनोकार्पलरी बोलोगे, बहुत सारे होंगे तो मल्टीकार्पलरी बोलोगे, अगर सारे पिस्टल्स फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस बोलोगे, अगर अलग अलग है तो उसको क्या बोलोगे, एपोकार्पस, एपोकार्पस, ठीक है, अगर फ्री है तो। नाउ ये लिखा फ्री, 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होती है, स्टाइल एक इलोंगेटेड पार्ट होता है जहाँ से पॉलन ग्रेन नीचे जाता है, और ओवरी होती है। ओवरी के अंदर ओवरियन कैविटी होती है जिसको आप बोलते हो लोक्यूल। याद रखना जेनेटिक्स में एक वर्ड होता है लोकस, लोकस इज
जीन पोजिशन, है ना। और यहाँ पे वर्ड है लोक्यूल। व्हाट इज लोक्यूल? लोक्यूल इज ओवेरियन कैविटी, जिसके अंदर आपके ओव्यूल्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो दोनों अलग अलग टर्म्स है। प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड ओवेरियन चैम्बर, क्योंकि ओव्यूल्स को कनेक्ट होना है प्लेसेंटा से, तो जहाँ ओव्यूल्स होंगे वहीं पे प्लेसेंटा हो जाएगी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। याद है आपको 11th क्लास में पढ़ते हैं, मार्जिनल, पेराइटल, एक्साइल, और तुम्हारी और भी होती थी फ्री, सेंट्रल, बेसल, ये सारी प्लेसेंटेशन के नाम हैं। अब ये डायग्राम थोड़ा सा देख लो। डाइसेक्टेड फ्लावर ऑफ हिबिस्कस शोइंग पिस्टल अदर पार्ट्स दैट हैज बीन रिप्रेजेंटेड। ये हमारा हिबिस्कस का प्लांट है, हिबिस्कस का तुम्हारा डाइसेक्टेड पोर्शन है। बी क्या है? मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस पिस्टल ऑफ पेपेवर। ये सिनकार्पस है और यहाँ से तुम्हारे को एग्जाम्पल मिल गया पेपेवर, ठीक है। मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस मिशेलिया। अब यहाँ से तुम्हें एग्जाम्पल देखो, अगर मोनोकार्पलरी का एग्जाम्पल मिल गया तुम्हें हिबिस्कस, मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस का एग्जाम्पल पेपेवर, उसके बाद मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस का एग्जाम्पल माइकेलिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? ये एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल जिसमें 180 डिग्री क्या हो जाता है? इनवर्जन। क्या हो जाता है? इनवर्जन। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन जो अच्छे से समझ आती है वो ये होती है कि हमारा ऐसा ओव्यूल जिसमें माइक्रोपाइली इज क्लोज टू फ्यूनिकल। क्योंकि बच्चों देखो, जनरली हमारा जो केस होता है वो ऐसा होता है कि ये हमारी प्लेसेंटा और ये हमारा ओव्यूल, ठीक है। तो ये जो स्टॉक है इसको आपने नाम दिया फ्यूनिकल। ये जो बेसल पोर्शन है जहाँ से फ्यूनिकल अटैच्ड है ये होती है चलाजा, और इसके अपोजिट वाला जो एंड होता है वो होता है माइक्रोपाइले। तो अगर ये 180 डिग्री का इन्वर्जन शो करेंगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? फनिकल और जो माइक्रोपाइली है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाता है, जिस वजह से इससे कहा जाता है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लेबलिंग ऑफ ए नीट, या फिर तुम्हारा जो बोर्ड्स में आता है वहां पर भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है हाइलम जहाँ से फेनिकल अटैच्ड होती है, माइक्रोपाइलर पोल होता है, इंटेगुमेंट्स होते हैं जो आगे जाके सीड कोड्स बनते हैं। अगर 2 इंटेगुमेंट्स है तो टेस्टा टेगमेंट बनेगा, 1 इंटेगुमेंट है तो कोई 1 सीड कोड बनेगा। देन वी हैव द एम्ब्रियोसेक, एंड एम्ब्रियोसेक बच्चों यहाँ पे हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, क्योंकि इसके अंदर बनते हैं हमारे एग सेल। मेल्स के केस में मेल गैमेटोफाइट क्या था? पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि वहाँ पे गैमीट बन रहा था, ठीक है। ये वाला इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, जो भी मैंने तुम्हें सारी बातें बोली वही यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी हैं, तो इसको तुम पढ़ लेना। यहाँ पे लाइन हो गई, एम्ब्रियोसेक को फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। बात करते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो बच्चों, मेघा लड़की होती है, लड़का तो होता नहीं है, तो जब भी मेघा वर्ड आए तो तुम समझ जाना महिला की बात चल रही है, पुरुष की बात नहीं चल रही है। सो द प्रोसेस of formation of megaspore from megaspore mother cell is called as megasporogenesis. Ovules generally differentiates a single megaspore mother cell in the micropylar region. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे पहली लाइन तो ये बोली गई है, जैसे पॉलन ग्रेन्स के केस में क्या था, मतलब मेल्स के केस में क्या था, बहुत सारी पॉलन मदर सेल्स बन रही थी, मतलब सारी सेल्स पॉलन मदर सेल्स बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे केवल एक ही मेगास्पोर मदर सेल बनती है, और वो भी किस एंड पे बनती है? माइक्रोपाइलर एंड पे, ठीक है। सो ये मेगास्पोरोजेनेसिस का पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। बेकाबू हो जाता है ये पूरा। देखो अब ध्यान देना, ये तुम्हारा ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर है। पहले मैं ऐसे अपने हाथों से बना के दिखा देती हूँ, रुको। ये है तुम्हारा ओव्यूल के अंदर का पार्ट, ये पूरा न्यूसेलस है। अब इस न्यूसेलस में यहाँ पे नीचे ये माइक्रोपाइलर रीजन है, माइक्रोपाइलर रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पूरे सेल्स किसके हैं? न्यूसेलस। अब न्यूसेलस में से एक सेल बन जाती है मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल कितनी बन रही है? एक। कहाँ बन रही है? माइक्रोपाइलर एंड पे, और ये सेल है किसके? न्यूसेलस के। अब ये क्या करेगी? मियोसिस 1 करेगी, फिर मियोसिस 2 करेगी, और यहाँ पे कितने सेल्स बन जाएंगे? 4 सेल्स। किसके अंदर बन रहे हैं सारे सेल्स? न्यूसेलस के अंदर ही।
न्यूसेलस के अंदर ही बन रहे हैं। ठीक है, अब होगा क्या बच्चों, अब होगा क्या, ये वाला जो एंड है वो है चैलाज़ल, सॉरी माइक्रोपाइलर एंड, और ऊपर वाला जो एंड है वो है चैलाज़ल एंड। अब माइक्रोपाइलर एंड के जो 3 हैं वो तो खत्म हो जाते हैं, और एक ये जो ऊपर वाला है वही बचता है आपका फंक्शनल मेगा स्पोर। दिस इज द फंक्शनल मेगा स्पोर। तो ये चीज आपको डायग्राम से समझाई गई है, एक बार इसको डायग्राम से समझते हैं। क्या बोला जा रहा है, ये आपकी हमारी मेगास्पोर मदर सेल हो गई, ये न्यूसेलस के सेल्स थे। अब यहाँ पे डाइड बनेगा आफ्टर मियोसिस 1, और फिर यहाँ पे टेट्राड बनेगा आफ्टर मियोसिस 2। अब इस टेट्राड में से केवल जो हमारा चैलाज़ल एंड वाला है वो बचता है, और जो तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड वाले 3 हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। ठीक है, तो वो एक माइक्रोस्पोर बचा होगा जिसने एक बार माइटोसिस किया। माइटोसिस क्यों करेगा, क्योंकि खुद हैप्लॉइड है ना। अब हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना, माइटोसिस करेंगे तो 2 सेल बनेंगे, ये फिर माइटोसिस करेंगे तो इसके 2, इसके 2, ये फिर माइटोसिस करेंगे तो 2 से 4, 2 से 4। तो यहाँ पे 1 2 3 बार माइटोसिस की गई है। ये सवाल पूछा जाता है नीट में, 3 टाइम्स माइटोसिस। और ये जो माइटोसिस की गई है ये विदाउट साइटोकाइनेसिस करी गई है, यानी कि विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन, तो इसे बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस। ठीक है, अब जैसे ही ये रीच कर जाएगा 8 न्यूक्लियर स्टेज पे, 8 न्यूक्लियर स्टेज पे, तो अब इसके बाद हो जाएगा सेल वॉल का फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, यानी कि अब हर न्यूक्लियस अपने अपने कंपार्टमेंट्स में चला जाएगा। तो ऊपर की तरफ चैलाज़ल एंड पे बन जाते हैं 3 एंटीपोडल्स, नीचे बनते हैं 2 सिनर्जिड्स, एंड सिनर्जिड कंटेन्स फिलिफॉर्म apparatus दैट हेल्प इन कीमोट्रोपिज्म ऑफ योर पोलन ग्रेन्स। बीच में होता है एक एग सेल, देन सेंट्रल सेल, एंड सेंट्रल सेल में होता है पोलर न्यूक्लियाई इन N+N स्टेज विच इज सिमिलर टू डाइकैरियोफेज ऑफ योर फंगस। तो ये होता है हमारा एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें ये कौन सी कंडीशन होती है, कितने सेल्स है इसमें, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज। समझ में आया। चलो इसके बाद आगे बात करते हैं। ये हो गया, ये हो गया, हो गया। एम्ब्रियोसेक होता है, हाँ। द मेथड ऑफ एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसे कहा जाता है, ये खुद क्यों चलता है, इसे कहा जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, यानी कि एक ही स्पोर से होने वाली डेवलपमेंट। क्लियर। नेक्स्ट, यहाँ पे वही चीज दिखाई गई है, मैंने तो तुम्हें बताया था स्टार्टिंग में 2 न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, फिर 2 से 4 होती है, 4 से 8 होती है। इट इज ऑफ इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, यानी कि यहाँ पे डिविजन के बाद इमीडिएटली साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। After 8 nucleate stage, cell walls are laid down, leading to the organization of typical female gametophyte, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसेक। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है, रीडिंग है, जो मैंने अभी पीछे बताया था वही सारी लाइन्स लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं, बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, मेल पॉलेंस का, गैमीट्स का नहीं, मेल पॉलेंस का ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। अब ये फ्लावर सेम प्लांट का हो सकता है, सेम फ्लावर हो सकता है, या फिर डिफरेंट प्लांट्स का भी फ्लावर हो सकता है, जिसके बेसिस पे हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते आ रहे थे। लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो गए हो तो यहाँ पे 3 मैथड्स आप पढ़ोगे, ऑटोगैमी, गिटोनोगैमी एंड जीनोगैमी। ठीक है, तो ये 3 मैथड्स होते हैं। सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है, देखो यहाँ पे दोनों जो गैमीट्स है वो नॉन मोटाइल्स होते हैं। ह्यूमंस के केस में मेल गैमीट मोटाइल होता है, फीमेल नॉन मोटाइल होता है, तो इंसेमिनेशन हो जाता है। यहाँ प्लांट्स के केस में तो दोनों ही गैमीट्स नॉन मोटाइल्स हैं, है ना। प्रिमिटिव प्लांट में तो एंथरोजोइट्स होते थे, फ्लैजिला होते थे, चला जाता था तैर के, लेकिन यहाँ कैसे जाएगा, तो यहाँ पे उठा के डाला जाता है, कैसे, पॉलिनेशन से। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। How flowering plants have evolved an amazing area of adaptation to achieve pollination। ठीक है, तो pollination की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑटोगैमी की। ऑटोगैमी क्या होता है, जब सेम फ्लावर के अंदर हो जाती है। ठीक है, तो
In a normal flower which opens and exposes anther, the stigma, complete autogamy is rare. क्योंकि भाई अब एक्सपोज्ड है आपका सारा पार्ट, आपको खुली छूट मिल रही है, तो आप तो मतलब भूचाली मचा दोगे ना। तो यहाँ पे यही है, आपके एंथर्स और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज्ड है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी फ्लावर के लिए लॉयल रहे, वो कहीं भी जा सकता है, खुला पंछी है, वो कहीं भी जा सकता है। तो वैसे ही वो क्रॉस पॉलिनेशन भी प्रमोट कर सकते हैं। तो autogamy in such flower requires synchrony in pollen release and stigma receptivity, and the anther and stigma should lie close to each other so that self pollination can occur. क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे एनसीईआरटी बोलना चाह रही है, अगर किसी भी फ्लावर को ऑटोगेमी शो करनी है तो उसके एंथर्स और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर हो जाएं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो दोनों मतलब पास हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप्स तो कहाँ ही काम करती है ना, वही वाली कंडीशंस है। सो यहाँ पे 3 प्लांट्स के नाम लिखे हुए हैं, कौन कौन से? वायोला विच इज कॉल्ड एज कॉमन पेंसी, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। ये जो 3 फ्लावर्स हैं बच्चों, प्लांट्स जो हैं, ये 2 टाइप्स के फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, एक होते हैं क्लीस्टोगैमस और एक होते हैं चेस्मोगैमस। क्लीस्टोगैमस हमेशा 1 स्टेज में रहेगा, चेस्मोगैमस एक्सपोज्ड रहेगा। तुम सोच के बताओ किसमें ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होगा? क्लीस्टोगैमस में। सो चेस्मोगैमस फ्लावर्स जिसमें एक्सपोज्ड होता है सारा, एंड क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स जो कभी ओपन नहीं करते। तो क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स विल प्रमोट सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन इनका एक ड्रॉबैक जो एनसीईआरटी में पूछा है वो ये है कि यहाँ पे वेरिएशंस नहीं आती, वेरिएशंस नहीं आएंगी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा। तो यहाँ पे फ्लावर दिख रहा है तुम्हें, नीचे क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स, ऊपर चेस्मोगैमस फ्लावर्स। तो दीज विल प्रमोट ऑटोगैमी, दीज विल प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, वही लाइन है। गिटोनोगैमी में क्या होता है? सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के पास ट्रांसफर होगा। तो जेनेटिकली तो देखो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, जीनोटाइप तो सेम है, बट फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। तो यहाँ पे यही लिखा है, ऑल द गिटोनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस पॉलन ग्रेन कम्स फ्रॉम द सेम प्लांट। वही लास्ट टाइप बचता है जीनोगैमी। यहाँ पे क्या होता है, पूरे डिफरेंट प्लांट्स में दे दिया जाता है, तो जेनेटिकली हो चाहे फंक्शनली हो, ये तो पक्का क्रॉस पॉलिनेशन है। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जब तुम गार्डन में जाओगे तो कुछ फ्लावर इतने खुशबूदार महकदार होते हैं जो अपने लव्ड वंस को भी देते हैं, और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनको मतलब ऐसा है कि क्यों ही है ये, ना कोई ब्राइटनेस है, ना कोई फ्लोरेसेंस सिमेट्री, कुछ भी नहीं, बट दोनों फ्लावर्स हैं। तो जो चमकदार फ्लावर्स होते हैं, दे हैव टू अट्रैक्ट समवन एंड दे विल अट्रैक्ट द पॉलिनेटिंग एजेंट्स। जो नॉन ब्राइट कलर्स के फ्लावर होते हैं, डल कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, वो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स 2 टाइप के हो गए, बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स यूज बायोटिक एजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, मेजॉरिटी में बायोटिक यूज होता है, ओनली अ स्मॉल प्रपोर्शन यूज एबायोटिक। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स कमिंग इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा टू चांस इज अ चांस फैक्टर इन बोथ। अब जो तुम्हारे एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन होगा तो उसमें तो चांस फैक्टर है, भाई विंड लेके जा रही है, पानी लेके जा रही है, जरूरी थोड़ा है हमेशा उनका कांटेक्ट हो, तो नहीं भी हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं हम पॉलिनेशन में, बायोटिक एजेंट्स का पॉलिनेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स एबायोटिक एजेंट। देखो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, अगर बायोटिक एबायोटिक को कंपेयर करूं तो बायोटिक को ज्यादा किया जाता है, लेकिन अगर मैं पूछूं एबायोटिक में भी कौन सा, तो एबायोटिक में किया जाता है आपका विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इन पॉइंट्स को गो थ्रू करते हैं विद रीजन कि क्यों चाहिए ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, विंड पॉलिनेशन रिक्वायर्स pollen grains are light and non-sticky। अब पतला दुबला पॉलन ग्रेन होगा तो हवा के भाव से उड़ता चला जाएगा, अब भारी भरकम होगा तो कहाँ ही उड़ेगा। नॉन स्टिकी क्यों होना चाहिए, क्योंकि मान लो स्टिकी हुआ तो चलते चलते दीवार पे चिपक गया तो कहाँ ही उसका कुछ मतलब रहा। ठीक है, तो लाइट वेट, नॉन स्टिकी। उसके बाद यहाँ पे जो स्टेमन्स हो वो वेल एक्सपोज्ड हो, है ना, ये स्टेमन, यहाँ पे एंथर, अगर ये एक्सपोज्ड होगा तभी तो तुम्हारा एंथर बोलेगा, समझ गए ना, उड़ता चला जाएगा। सो दैट पॉलेंस आर इजीली डिस्पर्स्ड इनटू विंड करंट्स। दूसरा, फीमेल की बात अगर मैं करूं तो फीमेल्स के पास
फेदरी स्टिग्मा होना चाहिए, फीमेल्स के पास क्या होना चाहिए, फेदरी स्टिग्मा, ताकि पॉलन ग्रेन्स फेदर्स के बीच में ट्रैप हो जाए। फिर विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैव सिंगल ओव्यूल, सिंगल ओव्यूल, अकेला ओव्यूल होना चाहिए, क्योंकि भाई चांस है कि अगर 1000 पॉलन ग्रेन्स उड़ के जा रहे हैं तो हो सकता है एक आधी गिर के जाए जो ओव्यूल तक पहुंचे, तो एक हो ताकि एक ही हमारा वो हो जाए, पॉलिनेट हो जाए। और फाइनली इनके पास इन्फ्लोरेसेंस होनी चाहिए। इन्फ्लोरेसेंस क्यों, ताकि जो छुटकू मुटकू से प्लांट है वो भी जब ग्रुप में आएंगे तो सबको बराबर मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर द टेसल्स, कॉर्न कॉप में द टेसल्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल। जो आप भुट्टा खाते हो, भुट्टे में जो बाल होते हैं वो बाल क्या होते हैं, वो आपके स्टिग्मा एंड स्टाइल होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में दोनों ऑप्शंस दिए होते हैं, कभी कभी ऐसे लिखा होता है इंडिविजुअली स्टिग्मा दिया होता है, इंडिविजुअली स्टाइल दिया होता है, तो ऐसे केसेस में यू हैव टू ऑप्ट द वर्ड स्टाइल। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। आपकी मोनोकॉट्स यानी कि आपकी ग्रासेस में सबसे कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है, विंड। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। पानी से पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। अब यहाँ पे आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है ये बेसिकली विंड पॉलिनेटेड फ्लावर की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो कर रहा है। ये फीमेल पार्ट है योर स्टिग्मा, और आप देख सकते हो कि जो स्टिग्मा है उसमें फेदर लाइक अरेंजमेंट है। क्यों, ताकि पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे ट्रैप्ड हो जाए और दोनों पार्ट्स को एक्सपोज होना जरूरी हो जाएगा। पानी से पॉलिनेशन की बात करें तो इट इज लिमिटेड टू 30 जेनरे ऑफ मोनोकॉट्स। मोनोकॉट्स में लिमिटेड है, वो भी 30 जीनस में। You would recall that water is a regular mode of transport for the male gametes among the lower plant groups। हाँ, एल्गी में भी था, ब्रायोफाइट्स में भी था, टेरिडोफाइट्स में भी था, इसी तरीके से जाता था। It is believed particularly for some bryophytes and pteridophytes that their distribution is limited because of the need of water। ठीक है, हमें पता है ये चीज। बात करते हैं यहाँ आगे। Examples of water pollinated plants है वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला विच ग्रोज इन फ्रेश वाटर, और कुछ मरीन है जैसे कि जोस्टेरा। ठीक है, ये सी ग्रास है। नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन। अब तुम्हारे दिमाग में वहम बैठ सकता है कि जो पानी में होगा वो पानी से ही पॉलिनेट होगा, बट दिस इज नॉट द स्टोरी। पानी में रहने वाला भी एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेट हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं दे आर वाटर पॉलिनेटेड, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल्स जैसे कि वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली, जिनके नाम में ही वाटर लग रहा है, वो धोखा है, वो पानी से नहीं, वो एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेट होता है। ठीक है, सो हियर द फ्लावर इमर्जेस अबव द लेवल ऑफ वाटर एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स और विंड्स। तो ये वही कहानी है, यहाँ पे आप ये एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये इसको पढ़ लेना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है ना, पानी वाले प्लांट्स में जहाँ पे पानी से पॉलिनेट होता है, वहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो पैसिवली फ्लोट करता है। ठीक है, पैसिवली मतलब पानी करंट की डायरेक्शन में जाता है। अब पानी में रहेगा तो सड़ने का भी चांसेस है, तो दे आर कोटेड बाय म्यूसिलेशनस कवरिंग, और ये रिबन शेप्ड होते हैं ताकि फ्लोट करने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ऐसे से बवंडर घूम रहा है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो मेल फ्लावर होगा यानी कि स्टैमिनेट फ्लावर होगा, या फिर उसके पॉलन ग्रेन्स होंगे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यूजेस रेंज ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे कुछ बायोटिक एजेंट्स की बात की गई है, लेम्यूर, मंकी, गार्डन लिजार्ड, ये सब पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह यूज हो सकते हैं, और आपको जान के सुन के अचंबा लगेगा, तो यहाँ पे ये नाम लिखे हुए, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेसिफिकली अडेप्टेड टू पर्टिकुलर स्पीशीज। तो मैं बताना, स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, जैसे आपने उसमें पढ़ा था इकोलॉजी में, हमने एक पढ़ा था ना मेडिटेरेनियन ऑफरिस बम्बल बी, कितना ज़्यादा उनके अंदर वो था स्पीशीज स्पेसिफिक नेचर। यूका एंड मोथ, ये भी स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, 7 जीने 7 मरने वाली कसम हो जाती है इनकी। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स आर लार्ज, कलरफुल, फ्रेगनेंट, रिच इन नेक्टर। When the flowers are small, a number of flowers are clustered into inflorescence, ताकि वो अच्छे से दिख सके। Animals are attracted to flower by the color or the fragrance. The flowers pollinated by bees and beetles secrete full odor। तो bees and beetles से attract होते हैं जो flower, वो flower बहुत बदबू इमिट करते हैं। ठीक है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स का नाम पूछा जाए तो फ्लोरल रिवॉर्ड्स 2 हैं, नेक्टर एंड पोलन, दीज आर द फ्लोरल रिवॉर्ड्स। फिर ये तो नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं,
In some species, floral rewards are in providing safe places to lay eggs. जैसे कि हमारा जो tallest flower है Amorphophallus, जो 6 फीट लंबा है. सिमिलर एग्जाम्पल आता है तुम्हारा युक्का और मोथी स्पीशीज में. तो यहाँ पे ओविपोजिशन होता है. ओविपोजिशन मतलब ओवेरियन चैम्बर्स जो होते हैं वहां पर हमारा जो एनिमल है वो अपने एग्स को ले करता है. ठीक है. Cannot complete their life cycle without each other. The moth deposit its egg in the locule of ovary, and the flower in turn gets pollinated by the moth. The larva of the moth come out of the egg, and as the seeds start developing, तो फ्लावर उसको खाने पीने के भी सामान देता रहता है अपना जो भी बनाता है. ठीक है. Why don't you observe the same flowers, some flowers of different flowering plants? ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं. Try to find out which animals. तो ये तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करते हैं. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती है बच्चों? जो तुम्हारी क्रॉस पॉलिनेशन को एनहांस करती है रेदर देन सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है. क्योंकि हमेशा अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन करोगे तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा, जेनेटिक लोड आएगा, वेरिएशंस की कमी हो जाएगी. तो वेरिएशंस अगर लानी है सो यू हैव टू अडॉप्ट सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. तो क्या क्या है फटाफट उनको देख लेते हैं. ये वही लाइन लिखी है जो मैंने बताया था. समटाइम्स इन सम स्पीशीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized. अगर दोनों सेम टाइम पे मैच्योर नहीं होंगे, मान लो पॉलन ग्रेन पहले रिलीज हो गया, स्टिग्मा तो अभी रिसेप्टिव ही नहीं बनी है, तो कहाँ का पॉलिनेशन होगा? तो अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन प्रमोट होगा. ठीक है. आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर या फिर स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है पहले ही. इन अदर स्पीशीज दे आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन ताकि वो कॉन्टेक्ट में ही ना आ पाए. ठीक है. ये दूसरा रीजन हो गया. Both these devices prevents autogamy. The third device to prevent inbreeding is self incompatibility. जैसे इंसानों के टर्म में उसे बोलते हैं ना वाइब मैच नहीं हो रही है, ऐसे ही कुछ टर्म है इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब कंपैटिबिलिटी नहीं बैठ रही है. सो दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म, ध्यान रखने वाली बात. एंड प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलन. अब सेल्फ पॉलन क्या होगा? जो सेम फ्लावर का हो सकता है या फिर सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर का हो सकता है, तो उसको फर्टिलाइज करने से रोक दिया जाएगा. ठीक है. कैसे? या तो उसे जर्मिनेट नहीं होने दो, या फिर अगर वो जर्मिनेट हो गया, उसका ट्यूब बन गया, तो उसके ट्यूब को रोक दो. Another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower. या तो मेल फ्लावर बन जाए या फिर फीमेल फ्लावर बन जाए. अब इस पूरे पैराग्राफ में जहां से क्वेश्चन आता है वो है ये वाला पैराग्राफ. ठीक है. यहाँ से हर बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ना. इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट गिटोनोगैमी. एक ही प्लांट है, उसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, मेल एंड फीमेल, और वो दोनों प्रेजेंट है जैसे कि कैस्टर और मेल्स के केस में, तो यहाँ ऑटोगैमी तो प्रिवेंट हो जाएगी लेकिन गिटोनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी. देन इन प्लांट सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट. अब डिफरेंट ही प्लांट चला गया तो जीनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगी. तो कहाँ कौन सी चीज प्रिवेंट हो रही है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये सबसे स्टार मार्क वाला पैराग्राफ है जो बच्चों को कंफ्यूज भी करता है. क्लियर? नेक्स्ट, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन. पॉलन जैसे हमारा जोना पेलोसिडा लेयर में होता था ना स्पर्म और ओवम का इंटरैक्शन, वैसे सेम चीज है. सो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलन. मतलब ऐसा थोड़ा है कि भाई जैसे मैंगो का ये स्टिग्मा है तो मैंगो का पॉलन ही इस पे लैंड करेगा, हो सकता है मस्टर्ड का पॉलन लैंड कर जाए. तो यहाँ पे इंटरैक्शन होता है, पहचाना जाता है कि तुम सेम स्पीशीज के हो या नहीं हो, तुम कंपैटिबल हो या नहीं हो, तब अंडर एंट्री मिलेगी. तो वही पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन है. सो अगर राइट टाइप का पॉलन होगा तो उसे आप बोलोगे कंपैटिबल, रॉन्ग टाइप का होगा तो वो हो जाएगा इनकम्पैटिबल. तो अगर कंपैटिबल वाला होता है, ऑफन पॉलन आइदर कम फ्रॉम डिफरेंट, ठीक है, द पिस्टल हैज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन कि वो कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है. अगर राइट टाइप का होता है तो इसका एक्सेप्ट कर लिया जाता है और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स कराए जाते हैं, यानी कि पॉलन टिप की ग्रोथ होगी, फर्टिलाइजेशन होगा. ठीक. अब देखो यहाँ पे क्या दिखा हुआ, पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेटिंग ऑन स्टिग्मा. ये पॉलन ग्रेन्स है, स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर रहे हैं. पॉलन ट्यूब्स ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, ये स्टाइल से ग्रो कर रहे हैं. एलएस ऑफ पिस्टल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ग्रोथ. पॉलन ग्रोथ कैसे होती है तुम्हें पता ही है ना, स्टिग्मा से स्टाइल में, स्टाइल से लोअर पार्ट माइक्रोपाइलस अंदर होकर एंटर करता है. नेक्स्ट, एनलार्ज व्यू ऑफ एग अपैरेटस. एग अपैरेटस के इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स प्लस एग, इनको मिला के कहा जाता है एग अपैरेटस. ठीक है. Showing entry of pollen tube into synergids.
फिर डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट्स इनटू सिनर्जिड्स एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म्स। अब मेल गैमेट को ही यहाँ पे नाम दिया गया है स्पर्म, ठीक है। तो वन एग के साथ फ्यूज करेगा, अदर सेंट्रल सेल के अंदर चला जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे फ्यूजन दिखाया हुआ है। नाउ अगर रॉन्ग टाइप का पॉलन आएगा तो उसको जर्मिनेशन से रोक दिया जाएगा। तो यही वहां पे बात की गई है। अब यहाँ पे इनके बीच में कंटिन्यूअस डायलॉग होता है जो कुछ केमिकल्स मीडिएट करते हैं। जैसे प्रोटीन को इंटरेक्शन, प्रोटीन का इंटरेक्शन पहचान लो, कुछ पहचान होती है उसकी। जैसे आप जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो पूछा जाता है ना आपका आइडेंटिटी मार्क क्या है, ताकि हम पहचाने कि आप ही हो। तो वही कुछ आइडेंटिटी मार्क्स होते हैं जिनको आप केमिकल्स बोल सकते हो, वहां से पहचान के हम पता करते हैं कि भाई सही है कि गलत है, ठीक है। एज मेंशन्ड अर्लियर, following compatible pollination, the pollen grains germinate on stigma to produce a pollen tube, और वो मूव करेगा, फर्टिलाइजेशन होगी। नाउ अब देखो, you would recall that in some plants pollen grains are shed at 2-celled stage। अब 2-celled stage पे अगर आपका pollen shed हुआ है तो वो स्टिग्मा पे लैंड होने के बाद उसका जनरेटिव सेल करेगा माइटोसिस। अगर वो 3-celled स्टेज पे गया है तो स्टिग्मा पे लैंड होने से पहले ही इट विल कंटेन 2 मेल गैमेट्स, है ना। ये बात तो बहुत क्लियर है। तो यहीं पे यहाँ पे लाइन लिखी गई है। नाउ इन 3-celled कंडीशन, pollen tubes carry 2 male gametes from the beginning। pollen tube after reaching the ovary enters the ovule through micropyly। ये आपको पता होना चाहिए कि pollen tube जो होता है वो माइक्रोपाइलर एंड से ही एंटर करता है। ओके, तो ये वही लाइन लिखी गई है। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मतलब मेरी मर्जी से ब्रीडिंग होगी। मैं चाहती हूँ कि इस प्लांट को ये वाला पर्टिकुलर प्लांट का पॉलन ही पॉलिनेट करे, तो वैसा कुछ हम कर सकते हैं इस मेथड से। सो दिस इज द मेजर अप्रोच फॉर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। In such crossing experiments, it is important to make sure that only desired pollen grains are used for pollination। अब कैसे किया जाता है उसे ध्यान दो। If the female parent bears bisexual flower, removal of anthers from the flower bud before anther dehiscence using a pair of forceps is necessary। अगर bisexual flower है तो पहले उसकी मेल पार्ट को हटा दो, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? emasculation। emasculated flower has to be covered with bag। फिर बैगिंग कर दो, ढक दो उसकी ओवरी को ताकि दूसरा pollen grain ना आ जाए। Then this process is called as bagging। When stigma attains the receptivity, जब वो मैच्योर हो जाए तो pollen grain को कलेक्ट करके उस पर डाल दो, स्प्रिंकलिंग कर दो और फाइनली उसको कर दो रीबैग। तो emasculation, बैगिंग, देन pollen का डालना और उसके बाद दोबारा से रीबैगिंग, ताकि अब उसके अंदर आराम से पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स हो जाए और कोई दूसरा pollen grain आके हिंड्रेंस कॉज ना करे। सो दिस इज हाउ यू अचीव योर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। If the female parents produce unisexual flower, अगर unisexual है तो emasculation की तो कोई जरूरत नहीं है। The female flower are bagged before flowers open, और जब वो mature हो जाता है तो pollen डाल के उसको कर दिया जाता है rebag, ठीक है। So this is how you have to achieve artificial hybridization in unisexual and bisexual flowers। नेक्स्ट इज डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। डबल फर्टिलाइजेशन पहली बात दुनिया के किसी प्लांट में नहीं मिलता एक्सेप्ट फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन में 2 गैमीट्स आ रहे हैं उसमें से एक गैमीट तो एक सेल के साथ फ्यूज करके बच्चा बनाता है, जाइगोट बनाता है, इसे हम बोलते हैं सिंगैमी या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन। और जो दूसरा गैमीट आ रहा है वो सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो ये ट्रिपल फ्यूजन और ये जो सिंगैमी है, इन दोनों को मिला के कहा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। सो हियर यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, वन ऑफ द मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स एग सेल और फ्यूज करके करता है सिंगैमी, इससे एक डिप्लॉइड सेल बनता है जाइगोट। मेल गैमेट टुवर्ड्स 2 पोलर न्यूक्लियाई लोकेटेड इन सेंट्रल सेल और इनसे फ्यूज करके बनाता है ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसे कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन। तो सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में और आगे जाके क्या बनाता है एंडोस्पर्म, बिकॉज एंडोस्पर्म इज अ टिश्यू, ठीक है। और जाइगोट बनाता है आगे जाके एम्ब्रियो। और इन दोनों की कहानी को मिला के हम नाम दे देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म्स का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है बच्चों। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हमारा फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेट शोइंग
जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ पर एंटीपोडल्स डीजेनरेट कर जाते हैं। नीचे की तरफ तुम्हें दिखाया गया है चेलेजल एंड और ऊपर की तरफ तुम्हें दिखाया गया है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, तो यहाँ के एंटीपोडल्स खत्म क्योंकि उनका अब कुछ काम नहीं है। यहाँ पे सिनर्जिड्स खत्म क्योंकि उनका भी कुछ काम नहीं है। अब यहाँ बचता है जाइगोट विच इज डिप्लॉयड इन नेचर और बीच में बनता है तुम्हारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज ट्रिप्लॉयड इन नेचर और इसको सराउंड करने वाला जो पूरा सेंट्रल सेल था वो अब बन चुका है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, नाउ जो जाइगोट है वो डिवाइड करता है 2 सेल स्टेज में। अब यहाँ पे जो नीचे वाला सेल है वो तो बनाता है तुम्हारा पूरा एम्ब्रियो और जो ऊपर वाला पार्ट है बच्चों वो डिवाइड करके बनाता है सस्पेंसर। सस्पेंसर का काम होता है इस जाइगोट को, इस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में एम्बेड करना ताकि अपना नरिशमेंट ये डिराइव कर सके। तो ये पास करता है ग्लोबुलर स्टेज से, फिर हर्ट शेप्ड स्टेज से और फाइनली हमारा एक मैच्योर एम्ब्रियो तैयार हो जाता है जहाँ पर हमारे पास 2 कॉटिलिडन्स है, प्लूम्यूल है जहाँ से शूट बनेगा और रेडिकल है जहाँ से तुम्हारा रूट बनेगा। ये जो सस्पेंसर है, सस्पेंसर के पास वाला पोर्शन ही कन्वर्ट हो जाता है रेडिकल में। सो दिस इज द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ योर एम्ब्रियो। ठीक है, इस तरीके से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है। चलो अब आगे बढ़ के देखते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की बात चल रही है जिसमें से हमने एम्ब्रियो फॉर्मेशन वाला इवेंट तो यहाँ पे कवर अप कर ही लिया है। ठीक है, तो ये वाला इवेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं एंडोस्पर्म की। अब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। वाई? सिंपल सी बात है, देखो अब इस प्लांट के लिए एक एम्ब्रियो बनना है। अब वो एम्ब्रियो का डेवलप करेगा तो उसको खाना पीना भी तो चाहिए ना, तो पहले खाने पीने का तो इंतजाम करो तभी तो एम्ब्रियो ग्रो करेगा। इसीलिए प्लांट्स में सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है ताकि बच्चे को नरिशमेंट प्रॉपर मिलता रहे थ्रू आउट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रिपीटेडली एंड फॉर्म्स अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड करेगा, एंडोस्पर्म बनाएगा और इस एंडोस्पर्म में क्या होगा, बहुत सारा फूड मटेरियल। In most common type of endosperm development, pan undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei. देखो अब यहाँ पे क्या होता है, this stage of endosperm development is called as free nuclear endosperm. फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का मतलब होता है बच्चों कि तुम्हारा न्यूक्लियस तो डिवाइड करता जा रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में मल्टीपल क्या बन जाएंगे, न्यूक्लियस। तो इसे कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। Subsequently, cell wall formation occurs and endosperm becomes cellular. आगे जाके क्या हो जाएगा, सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाएगी तो हमारा एंडोस्पर्म बन जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म। सो हियर बेसिकली 2 types of endosperms are being described by your NCERT. The number of free nuclei formed becomes before cellularization varies greatly. ये तो मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है। अगर कोकोनट में 100 न्यूक्लियस बन रहे हैं तो किसी और में भी 100 न्यूक्लियस बनेंगे, वो वेरी करता है। कोकोनट वाटर एग्जाम्पल देख लो आप। कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सराउंडिंग व्हाइट कर्नल इज द सेल्युलर एंडोस्पर्म। दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये तुम्हारा एक मैच्योर सीड दिया हुआ है जहाँ पे रूट कैप है, रेडिकल है। रेडिकल देखो, कॉटिलिडन जहाँ पे अटैच होता है, कॉटिलिडन से रेडिकल की जो एक्सेस होती है उसे बोलते हैं हाइपोकोटाइल। कॉटिलिडन से ऊपर प्लूम्यूल तक की जो एक्सेस होती है दैट इज कॉल्ड एज एपिकोटाइल। ठीक है, तो यहाँ पर ये हाइपोकोटाइल वाला पोर्शन गिवन है, फिर कॉटिलिडन्स है और फिर हमारा प्लूम्यूल है। ये हमारा किसका सीड है, ये हमारा एक मोनोकॉट का सीड है। अब यहाँ पे तुम्हें ये वर्ड याद रखना है, एपीप्लास्ट। ये क्या है, इसका रूडिमेंट्री कॉटिलिडन। ठीक है, सो एंडोस्पर्म में either be completely consumed by the developing embryo, एग्जाम्पल है pea, groundnut and beans। ऐसे सीड्स को कहा जाता है नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। और इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड्स जैसे कि कैस्टर एंड कोकोनट, और इसको फिर सीड जर्मिनेशन में आप यूज कर सकते हो। बेसिकली वो पार्ट है जो आपने वहां पे भी पढ़ा है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, बात अगर मैं करूँ एम्ब्रियो की, तो most zygote divide only after a certain amount of endosperm is formed. This is an adaptation to assure nourishment. सही बात है। Though the seed differ greatly, the early stage of embryonic development is similar in both monocots and dicots. Very important for your statement questions.
इनिशियल स्टेजेस जो डेवलपमेंट की होती है सीड्स के लिए वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स दोनों में ही सेम होती है, ठीक है। क्या क्या स्टेजेस हैं? ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप्ड स्टेज और फिर मैच्योर एम्ब्रियो स्टेज। और ग्लोबुलर से पहले आती है एक प्रो एम्ब्रियो स्टेज, ठीक है। प्रो मतलब प्रिमिटिव है यहाँ पे, प्रो मतलब सीरियसली प्रोप्लेड नहीं है। नेक्स्ट, फिर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस की बात करी गई और एक कॉटिलिडन की। जो सीड होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो बीच में आता है ऐसे, है ना, और अगल बगल में क्या है हमारे कॉटिलिडन्स। सो कॉटिलिडन के पॉइंट से ऊपर का एपिकोटाइल, नीचे का हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल के एंड होगा रेटिकल से, जिसके ऊपर बियर होगी हमारी रूट कैप। नेक्स्ट, मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटिलिडन होता है और ये जो सिंगल कॉटिलिडन होता है उसको हम बोलते हैं स्क्यूटिलम। स्क्यूटिलम के लिए एक वर्ड बहुत देखा होगा तुमने पीवाईक्यूज में, शील्ड शेप्ड। शील्ड शेप्ड वर्ड इज यूज्ड फॉर द स्क्यूटिलम, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोरेप्टाइसा, इनको ध्यान से समझना। रूट कैप एनक्लोज्ड इन अनडिफरेंशिएटेड शीथ जिसे हम बोलते हैं कोलियोराइसा, एंड जो शूट कैप है उसको हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं ये बेसिकली तुम्हारे अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और मिलते हैं मोनोकॉट सीड्स में। तो कोलियोप्टाइल किसे कवर करता है? हमारे प्लूम्यूल को, और कोलियोराइजा किसे कवर करता है? हमारे रेडिकल को, ठीक है, किसमें? मोनोकॉट सीड्स में। फिर ये सीड की बात आ गई एक्स एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस, जो भी हमने पीछे भी पढ़ा था और मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इन एंजियोस्पर्म द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द सीड। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड हो जाता है, फर्टिलाइज्ड ओवरी हमारी फ्रूट हो जाती है। सीड्स फ्रूट के अंदर बनते हैं। सीड में क्या क्या होता है? सीड कोट होता है, कॉटिलिडन होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है। अगर मैच्योर सीड्स जो होते हैं, अगर उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचा तो नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, और अगर बच गया है तो एल्ब्यूमिनस एंड योर एल्ब्यूमिनस बोलेंगे उसको सिंपली। सो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स का एग्जाम्पल क्या क्या है? पे, ग्राउंडनट, और वैसे वाले का एग्जाम्पल क्या है? व्हीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आ जाती है पेरिस्पर्म। Occasionally in some seeds such as black pepper and beet, remnants of nucellus are also persistent. कभी कभी क्या होता है, हमारा nucellus भी बच जाता है in mature seed, और उस केस में उसको नाम दिया जाता है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म के दो एग्जाम्पल हैं, ब्लैक पेपर एंड द बीट, ठीक है। तो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। आगे क्या लिखा हुआ है? इंटेग्यूमेंट्स किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? हमारे सीड कोट्स में, ठीक है। Micropyly remain as a small pore in the seed coat. This facilitates entry of oxygen and water. ठीक है, तो एक माइक्रोपाइली जो होता है वो परसिस्ट करता है एज अ स्मॉल ओपनिंग, ताकि सीड जब सोया हुआ होता है, डॉर्मेंट होता है, तो उसमें से ऑक्सीजन और पानी अंदर चली जाए ताकि सीड हो जाए जर्मिनेट। सीड जर्मिनेशन। एज द सीड मैच्योर्स, its water content is reduced and seed becomes relatively dry. 10 to 15% moisture by mass, the general metabolic activity slows down, और इसे कहा जाता है dormant seed। नॉर्मल भाषा में बोल लो कि सीड सो गया, कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन सीड के अंदर चेंजेस क्या क्या हुए हैं? सीड का वाटर कंटेंट रिड्यूस हो गया है, उसका मॉइस्चर कंटेंट कितना है? 10 to 15%। उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी स्लो हो चुकी है, एंड सच सीड्स आर कॉल्ड एज डॉर्मेंट। अगर फेवरेबल कंडीशन आएंगी जैसे कि ऑक्सीजन, पानी, टेम्परेचर, तो सीड हो जाएगा जर्मिनेट, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है? As ovules mature into seed, ovary develop into fruit. मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ा है। फ्रूट की वॉल को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प, जिसके 3 पार्ट्स होते थे, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प, ठीक है। The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, or it can be dry as in groundnut and mustard. Many fruits have evolved mechanism for dispersal of seeds. Recall the classification of fruits and dispersal mechanism you have read in the earlier classes. जैसे तुम्हें याद होगा, पैपस होता है, पैपस। पैपस क्या होता है? हेयर लाइक कैलिक्स इन एस्टरेसी फैमिली। एस्टरेसी फैमिली कौन होती है? सनफ्लावर की फैमिली। तो वहाँ पे जो पैपस होता है वो सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, ठीक है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ने अलग अलग मैकेनिज्म बनाया हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ सीड डिस्पर्सल। अब यहाँ पे दो चीजें आती हैं, फॉल्स फ्रूट्स एंड ट्रू फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो किसी ने नहीं खाए, और फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो झूठे हो जाते हैं, हैं?
ऐसा नहीं होता। ट्रू फ्रूट्स होते हैं जो केवल ओवरी से डेवलप होते हैं, फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से भी डेवलप हो जाते हैं। जैसे आपका जो एप्पल है उसमें थैलेमस का भी कंट्रीब्यूशन होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। सो हियर आर द एग्जांपल्स। इन स्पीशीज लाइक एप्पल, strawberry, cashew, thalamus also contributes to fruit formation and such fruits are called as the false fruits. Most fruits however develop only from ovary and are called as the true fruits. ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है some structures of seeds, जहाँ पे बी तुम्हारे हैं एप्पल और स्ट्रॉबेरी, ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो फॉल्स फ्रूट दिखा रहा है। तो ये थैलेमस है एडिबल पार्ट, यहाँ पे भी थैलेमस है एडिबल पार्ट, और स्ट्रॉबेरी के फ्रूट को हम बोलते हैं एक्ने विच रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल ओवरी। तो ये फॉल्स फ्रूट है जहाँ पे थैलेमस हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द फ्रूट फॉर्मेशन एंड नो डाउट इट इज एन एडिबल पार्ट। और ऊपर वाले हमारे ट्रू फ्रूट्स है। ठीक है, तो इनकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेना। नेक्स्ट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक वर्ड होता है प्लांट्स के लिए, पार्थिनोजेनेसिस वर्ड होता है एनिमल्स के लिए। पार्थिनोकार्पिक मतलब फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस मतलब एनिमल्स का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थिनोजेनेसिस का एग्जांपल है हमारी मेल हनी बी, ड्रोन, क्योंकि वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही ग्रो करता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का जो एग्जांपल है वो है हमारा बनाना, और ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वो सीडलेस होते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। सो बनाना इज सच एग्जांपल। पार्थिनोकार्पी can be induced through application of growth hormones and such fruits are seedless. growth hormones में जैसे कि तुम्हारा एग्जाम्पल ऑक्सिन, पाइनएप्पल में कराता है ये पार्थिनोकार्पी, साइटोकाइनेन भी कराता है। ठीक है, seeds offer several advantages to angiosperms. Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable. Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal. देखो, अगर तुम एंजियोस्पर्म्स को प्रिमिटिव प्लांट से कंपेयर करो तो वहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो रिस्ट्रिक्टेड हैं बिकॉज दे रिक्वायर वाटर, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में ऐसा नहीं है। उनके सीड फॉर्मेशन को वाटर के अलावा और भी मेथड्स हैं जिनसे वो अपने आप को फॉर्म कर सकते हैं, और फॉर्मेशन के साथ साथ दे हैव स्ट्रेटजीज फॉर द सीड डिस्पर्सल ऑल्सो। ठीक है, तो ये यहाँ पे वो वाली लाइन लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन, डिहाइड्रेशन and dormancy of mature seeds are crucial for the storage of seeds which can be used as food throughout the year and also raise crops in the next season. जो आप seeds खा रहे हो जैसे कि राजमा, ग्राम, these are dehydrated and dormant seeds. तो अगर आप किसी भी सीड को डिहाइड्रेट कर दोगे, डॉर्मेंट कर दोगे, तो आप उसको सालों साल प्रिजर्व करके रख सकते हो, either for the food production मतलब food consumption or for the food production. You can use it. How long does the seed remain alive after they are dispersed? डिस्पर्सल के कितने टाइम तक वो सीड अलाइव रह सकता है? तो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। देखो, सबसे पहले ध्यान देना, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ ल्यूपाइन विच इज ल्यूपाइनस आर्क्टिकस excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. Dormancy के 10,000 साल बाद भी इसके सीड ने जर्मिनेट होके प्लांट बनाया, साथ साथ फ्लावर भी बनाए। वायबिलिटी पीरियड पॉलन का अलग है, वायबिलिटी पीरियड तुम्हारे सीड्स का अलग है। A recent record of 2,000-year-old viable seed is of date palm Phoenix dactylifera. कहाँ से डिस्कवर किया गया है? किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। 10,000 वाला कौन सा है तुम्हारा? ल्यूपाइनस आर्क्टिकस, और 2,000 ईयर वाला कौन सा है? फिनिक्स डैक्टिलिफेरा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। After completing a brief account of sexual reproduction in flowering plants, it would be worth to attempt to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants. मतलब कुछ questions पूछे गए हैं, देखते हैं हम लोग आंसर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। How many eggs are present in egg embryo sac? Embryo sac में कितने egg होते हैं? एक ही होता है। How many embryo sacs are present in an ovule? कितने होते हैं? एक। How many ovules are present in an ovary? तो इसका नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है। भिंडी में तुम जितने सीड देख रहे हो उतने ओव्यूल होंगे, अब तुम काउंट करके थोड़ी ना देखोगे, अब हर भिंडी में अलग टाइप अलग नंबर होता है ओव्यूल्स का, सो यू कैन नॉट काउंट देम। ठीक है, हाउ मेनी ओवरीज आर प्रेजेंट इन अ टिपिकल फ्लावर?
तो टिपिकल फ्लावर अगर मल्टी कार्पेलिड होगा तो मल्टीपल ओवरीज हो जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं इनके आंसर वेरिएबल अमाउंट में आ रहे हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स? मतलब ये नॉर्मल डिस्कशन है, इसको तुम पढ़ लो और पढ़ के भूल जाओ, बस बात खत्म। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ये काम की चीज है जहां से नीट में क्वेश्चन आएगा। Although seeds in general are the product of fertilization, a few flowering plants, नाम याद रखो, Asteraceae and grass. Asteraceae और grass में have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization. अगर fruit without fertilization होगा तो parthenocarpy, seed without fertilization होगा तो apomixis. What is fruit production without fertilization? अभी जो मैंने तुम्हें पूछा था वही बता दिया इन्होंने। Thus apomixis is, याद करो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ asexual reproduction that mimics sexual reproduction. लगता तो है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई है बट एक्चुअली में क्या है ये asexual reproduction. So there are several ways of development of apomictic seeds. In some species the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into embryo without fertilization. यानी कि एम्ब्रियो सेक में हमारा जो एग बनता है वो बाय डिफॉल्ट इज हैप्लॉइड, बट मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि वो एग बाय डिफॉल्ट डिप्लॉइड रह जाए तो वो खुद से एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इन सच केसेस नो फर्टिलाइजेशन विल बी रिक्वायर्ड एंड दैट डिप्लॉइड एग विल ट्रांसफॉर्म इनटू अ जाइगोट. ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो एग्जाम्पल है वो है तुम्हारे सिट्रस एंड मैंगो, नहीं सॉरी ये तो पॉलीएम्ब्रियोनिक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल तुम्हारे एस्टरेसी एंड ग्रासेस है. वही अगर मैं दूसरे प्लांट्स की बात करूं जैसे कि सिट्रस एंड एम्ब्रियो मैंगो, तो यहाँ पे मल्टीपल एम्ब्रियोज फॉर्म हो जाते हैं, सिट्रस जैसे कि ऑरेंज वगैरह. सो यहाँ पे some of the new cellular cells surrounding the embryo sac start dividing, protrude into embryo sac and develop into embryo. अब देखो तुम्हें पता है ये embryo sac है, this is embryo sac, और embryo sac में कितना वो होना चाहिए एग, एक होना चाहिए. embryo sac के अगल बगल में क्या होते हैं, ये सारे सेल्स क्या है, these are new cells, और न्यू सेल्स की प्लॉइडी क्या होती है, डिप्लॉइड. अब मान लो ऐसा हो जाए कि न्यू सेल्स के सेल्स अंदर आने लगे एम्ब्रियो सेक के अंदर, और जितने अंदर आए हैं वो सारे के सारे एग उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाए एम्ब्रियो में, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी हो जाएगी, बिकॉज बाय डिफॉल्ट ये अधिकार तो किसका था, एग सेल का. तो यहाँ क्या हो जाता है, ये नई कंडीशन आ जाती है विच इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी. और पॉलीएम्ब्रियोनी के भी दो एग्जाम्पल हमने पढ़े, सिट्रस एंड मैंगो. ठीक है, hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. cultivation, देखो यहाँ पे दो चीजें आ रही है, हाइब्रिड और एपोमिक्टिक. हाइब्रिड मतलब जहाँ पे तुमने सुपीरियर कैरेक्टर्स चूज किए, उनके बीच में ब्रीडिंग कराई और वहां से वेराइटीज डेवलप हुई. अब देखो एक बात बताओ, ये जो वैरायटी क्रिएट हुई है अगर तुम इसका आगे जाके क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे तो सेम कैरेक्टर तो नहीं रहेगा, आगे जाके सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स हो जाएगा. वही मान लो तुमने ऐसी वैरायटी का एक एपोमिक्टिक सीड तैयार कर लिया, तुम हर साल उसी सीड को ग्रो कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, वही कैरेक्टर हर जनरेशन में पास ऑन होगा. लेकिन फायदे के साथ साथ एक नुकसान भी है. नुकसान क्या है कि आगे जाके हो जाएगी इनब्रीडिंग डिप्रेशन. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, एपोमिक्टिक कैटेगरी एंड द हाइब्रिड कैटेगरी. तो जो जनरल डिस्कशन है एक बार उसको पढ़ लेते हैं. अब ध्यान देना, cultivation of hybrids have increased productivity. One of the problem of hybrid is that hybrid seeds have to be produced every year. हर साल आपको बनाने पड़ेंगे new characters के लिए. If the seeds collected from hybrids are sown, the plants in the progeny will segregate and do not maintain hybrid character. Simple सी बात है, तुम वो character seed में ले आए, seed ने plant बनाया, plant ने बच्चे बनाए, अब वो बच्चों में थोड़ा ना same character आएगा, उसमें तो variation आएगी. Production of hybrid seed is costly and hence the cost of hybrid seeds become too expensive. इतना जब तुम इसमें काम दिमाग लगा रहे हो तो कॉस्ट तो अपने आप ही बढ़ जाना है, तो ये कॉस्टली होते हैं. If these hybrids are made into apomictic, अगर इसको apomictic में बना दिया जाए, so there is no segregation of characters, क्योंकि अब हमने प्रिजर्व कर लिए, हमने उसके मल्टीपल कॉपीज बना ली, हर जनरेशन में हम उनको ग्रो करा रहे हैं, तो वही वैसे ही प्लांट बनेगा. Then the farmers can keep on using the hybrid seed to use new crops year after year, and he does not have to buy new hybrid seeds every year. Because of the importance of apomixis in hybrid seed industries,
Active research is ongoing in many labs around the world to understand the genetics of apomixis and to transfer apomictic genes into hybrid varieties. तो तुम समझ पा रहे होंगे अब इस पॉइंट पे कि apomixis का वास्तव में हमारी जो प्लांट इंडस्ट्रीज है उसमें कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है. सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि जो हमारा सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है उस चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हो, उस चीज़ का एक अल्टरनेटिव है. ठीक है. सो आई गेस this was the last part of this chapter. So the chapter has been cleared, है ना. इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए. कल की क्लास में हम करेंगे इसके सारे नीट PYQs. तो आपकी 12th क्लास की पूरी NCERT विद नीट PYQs हैव बीन कवर्ड. अब हम अगली बार स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में और आप लोगों की फेवरेट ह्यूमन फिजियोलॉजी से वी विल बी स्टार्टिंग द सीरीज, जिसमें हमारा जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तो सारे कार्डियोलॉजिस्ट आ जाना लेक्चर को ज्वाइन करने के लिए और हम पूरी एनसीईआरटी को और नीट PYQs को अच्छे से कवर अप करेंगे. तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.